हेलो फ्रेंड्स, जय रंजीत, जय श्री महाकाल। हम साइंस के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। देखिए हमारा साइंस का लेक्चर अब कहाँ तक पहुंच चुका है। हम साइंस में पहुंच चुके हैं कहाँ तक, मैकेनिक्स में भी हम कहाँ क्या देख चुके हैं, फोर्सेस देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्सेस के बारे में हम इसके पहले देख चुके हैं क्या, टच फोर्सेस। हमने इसके पहले टच फोर्सेस देख चुके हैं, अनटच फोर्सेस के बारे में हमने कुछ देखा। टच फोर्सेस हमने इसके पहले सब देख लिए। आज हम थोड़ी बात करेंगे कैसे अनटच फोर्सेस के बारे में। कल हमने देखा था लास्ट क्लास में फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस इट मींस जो फ्रिक्शन जनरेट करते हैं सरफेस पर, मतलब हमारे चलने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे मशीन के लिए, हमारे ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस हो जाते हैं। ठीक है, जो टच फोर्सेस के अंडर आते हैं। आज हम देखने वाले हैं अनटच फोर्सेस के बारे में। अनटच फोर्सेस के बारे में बहुत सारी नॉलेज है हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर अनटच फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो अनटच, ठीक है, या फिर फोर्स ऑफ विदाउट कांटेक्ट, ऐसे फोर्सेस जो बिना कांटेक्ट के ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ऐसे बेसिक फोर्सेस जो किसी बिना कांटेक्ट के ट्रांसफर हो जाते हैं, हम उनको बोलते हैं फोर्स ऑफ विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा पहला है। इसके अंदर हम और भी बात करेंगे, बहुत सारी बात हो जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए हम चलते हैं हमारे दूसरे इलाके में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको दिख रहा है क्या, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है ना। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1। पहला ऑब्जेक्ट जो है उसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2, और ये दोनों स्टेबल है कहां पर, स्पेस में, ओपन स्पेस में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मास m1 देन दूसरे का मास है m2। ठीक है, अब कंडीशन ये आ जाती है कि हम यहां से डिस्टेंस की बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ये पहली कंडीशन से लेकर दूसरी कंडीशन तक इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r, हम उसको कंसीडर करते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता क्या है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंडीशन ये हो जाती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है ना, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, और ये अप्लाइड फोर्स उसकी रेडियस के स्क्वायर के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है, उसके रेडियस नहीं, उनके बीच की डिस्टेंस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, r, उनके बीच के डिस्टेंस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, r, इसके ऊपर बेस्ड होता है। इट मींस कंडीशन ये हो जाती है कि यदि हमारा पहला ऑब्जेक्ट है क्या, m1, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और ये भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। अब यदि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कर दे, हम इंक्रीज कर दे, तो क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसी बिहाफ में हमारा एक फॉर्मूला डिराइव होता है वहीं से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ द ऑब्जेक्ट मास। ठीक है, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यदि हम सीधी सीधी बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, वो इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा, जब हम क्या करते जाएंगे, मास की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। देन दूसरी बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कब डिक्रीज होगा, जब मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स ही है ना। तो ये अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम कब होगा, जब हम इनके बीच की क्या हो जाए,
हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाए, जब इनके बीच के डिस्टेंस को क्या करते जाए, इंक्रीज करते जाए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे सामने आ जाती है और इसी से हमको क्या समझ में आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहां थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, तो हमने बोला कि ऑब्जेक्ट 1 का मास कितना m1 और उसका दूसरे का मास है m2, दोनों का मल्टीपल। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया हमने, r का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहां पर लगा है प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, अब यहां आ जाता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जैसे ही प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम कुछ और भी बात कर लेते हैं, कुछ और भी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि हम जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे भी किसी रीजन में हमारी डिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है, किसी भी रीजन में हमारी जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। जैसे अब हम बना लेते हैं क्या, अर्थ। अर्थ के लिए हम बात करते हैं कि अर्थ हम बना लिया, ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, अब अर्थ जो है हमारी कैसी है, पूरी नीली है। अब इसका एक सेंटर है, अर्थ का एक सेंटर हमको दिखाई दे रहा है कि अर्थ का ये सेंटर है या फिर ये कोर है। ठीक है, अर्थ के अंदर क्या हो जाते हैं, और भी सेक्शन है। जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे हम बात करेंगे कोर, कोर हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, कोर, मेंटल, क्रस्ट, इसकी बात करें, है ना, ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, ये हमारा कोर रीजन हो गया, है ना। ये सेंटर वाला रीजन क्या होता है, हमारा कोर रीजन होता है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो गया हमारा, मेंटल हो गया, ये हमारा मेंटल वाला रीजन हो गया। अब आपको थोड़ी सी चीजें एकदम होशियारी के साथ सुननी है और एकदम शांति के साथ देखें, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन वाला पॉइंट बनेगा। यहाँ पर कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्या बनेगा वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हम कोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कोर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जनरेट कैसे होता है। फर्स्ट कंडीशन ये आ जाती है कि ये जो कोर है ना, कोर के आसपास का सेक्शन जो है, इंटरनल कोर कैसा है, सॉलिड। इंटरनल कोर कैसा है हमारा, सॉलिड है। देन आउटर कोर कैसा है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, पहले इसकी स्टेट के बारे में बात करें तो ये है सॉलिड। ठीक है, देन ये आउटर कोर के बारे में बात करें तो ये है लिक्विड। ये दोनों मोशन करते हैं, ये भी मोशन कर रहा है और आउटर कोर भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इनर कोर फास्ट मोशन करता है, तो इनर कोर फास्ट मोशन करता है, आउटर कोर थोड़ा सा स्लो मोशन करता है। ठीक है, धीरे धीरे जिनका जो मोशन होता रहता है इसके बीच में फ्रिक्शन होता है, और जैसे फ्रिक्शन होता है तो क्या जनरेट होते हैं, चार्जेस जनरेट होते हैं। ठीक है, वही चार्जेस क्या कर देते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। ठीक है, अब ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और यही क्या है, यही फोर्स जनरेट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब जो फील्ड जनरेट होती है ना, उसमें हम और बात कर ले, क्योंकि हमको तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है ना, कि वो कहां से आया। अब यहां पर कंडीशन हम देख लेते हैं कि हम सरफेस पर, है ना, सरफेस पर जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम होती है ना। सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक है, और जैसे ही हम टूवर्ड्स कोर जाते तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। टूवर्ड्स कोर जैसे ही जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, और कोर में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इज इक्वल टू 0। कोई फोर्स नहीं होता है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे हम स्पेस में है ना, तो सेंटर में जो कोर है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। लेकिन जब हम सरफेस से कहां चलते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वापस से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने लगेगी। कितना भी ऊपर चले जाओ, कितना भी दूर चले जाओ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्यों हो जाती है, क्योंकि हम हाइट पर जा रहे हैं। जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे वैसे वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज। सबसे मैक्सिमम कहां होती है, सरफेस पर, ये याद रखे।
एकदम दिमाग में रखिए कि सरफेस पर इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। हम सरफेस से या तो ऊपर जाए या तो कोर के अंदर जाए, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की या फिर ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो भी बात करें, उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, है ना। ये हमारा बेसिक फंडा है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, एक और चीज यहां से जनरेट होती है, एक और चीज हमको यहां से देखने को मिलेगी। हम यहां से बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको बहुत सारी लगेंगे सेक्शन ऐसे ही, है ना, इनको हम छोटे बड़े करके यहाँ पर बताते हैं कि एस्केप वेलोसिटी अल्टीमेटली हम उसको कैसे डिराइव करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी हमारी क्या हुई। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। अब हमारी अर्थ लेकर आते हैं। हमारी अर्थ कहाँ है, अर्थ हमारी बनेगी यहाँ पर। अर्थ हमारी होती है कहाँ पर, इस पैराबोला जो हमारा सेक्शन बना हुआ है इसके बीच में, यहाँ पर हमारी अर्थ होती है। अर्थ की लोकेशन हमारी हो गई। अब कंडीशन ये होती है कि हम जब भी कोई भी सैटेलाइट प्लेस करते हैं, जब भी हम कोई सैटेलाइट प्लेस करते हैं तो हम किस में करते हैं, ये हमको आगे पढ़ने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे आगे का सेक्शन है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी जान लीजिए और वहां पर भी जानेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है और हम उसको कैसे अचीव करते हैं और ये मतलब काम ही क्यों आ रही है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे सामने है कि हम अर्थ से जो भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो किस में करते हैं, GTO में करते हैं। किसमें, GTO, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। पहला कौन सा सेक्शन है हमारा, GTO, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। मतलब यहां से हम सैटेलाइट को ट्रांसफर करेंगे, है ना। कंडीशन क्या हो जाएगी, सैटेलाइट को हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे। अब हमारा सैटेलाइट आ चुका है किसमें, इस ऑर्बिट में। इस ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट आ चुका है, ठीक है। अब इस ऑर्बिट से हम सैटेलाइट को ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करने के लिए हम इसको रोटेट करेंगे, इसी ऑर्बिट में घुमाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे ये स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही एक पर्टिकुलर स्पीड पर आएगा तो हम क्या करेंगे, यहां से बूस्टर स्टार्ट करेंगे। तो बूस्टर से हम क्या कर देंगे, इसकी ऑर्बिट को शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये ऐसा घूम रहा है तो हमने यहां पर इस पोजीशन पर आकर बूस्टर स्टार्ट करा, जैसे ही क्या हो गया, इस पोजीशन पर आ गया, यहां तक आ गया। अब ये इस वाली ऑर्बिट में मोशन करेगा, ठीक है। अब जैसे ही वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे आता है, फिर हम यहां से बूस्टर स्टार्ट करते हैं, तो बूस्टर से क्या हो जाएगा, ये बूस्ट होकर क्या हो जाएगा, वापस से अपनी ऑर्बिट चेंज कर लेगा। अब ये इस ऑर्बिट में चलेगा, है ना, इस ऑर्बिट में चलेगा, ठीक है, चलता रहेगा। फिर जैसे ही इस ऑर्बिट में पर्टिकुलर स्पीड पर आएगा, फिर हम बूस्टर स्टार्ट करके इसको फाइनल ऑर्बिट में ले आएंगे। अब वो इस फाइनल ऑर्बिट के अंदर मोशन करता रहेगा, कंटिन्यूअसली मोशन करेगा, ठीक है। अब इसमें मोशन कर रहा है तो मतलब लगभग ये अपनी वो पर्टिकुलर स्पीड तक पहुंच चुका है, जिस स्पीड के बाद अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर अर्थ की फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इट मींस ये एस्केप वेलोसिटी को अचीव कर लेगा, ठीक है। तो ये यहां तक क्या हो जाएगा, एकदम पावरफुल रोटेशन चल रहा है इसका, है ना, बहुत तेजी से रोटेशन चल रहा है। जितना तेज घूमेगा उतना धीरे धीरे क्या करता जाएगा, ये अचीव करता जाएगा अपनी स्पीड। देखो यहां से बूस्टर होता है, देन यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर सैटेलाइट जैसे ही पहुंचेगा तो अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, अर्थ इसको अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी। और जैसे ही अट्रैक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा, बहुत तेज स्पीड में ये इधर आएगा, फिर वापस अर्थ अट्रैक्ट करके अपनी ऑर्बिट में लेकर आ जाएगी, ठीक है। धीरे 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 घूमता जाएगा और जैसे ही इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड की बात करें 11.2 मीटर पर सेकेंड, कितनी, 11.2 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ जाती है। वैसे ही ये अपनी ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट छोड़कर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सैटेलाइट उस डायरेक्शन में जाने लगेगा जिस डायरेक्शन में जाने के लिए हमने उसको क्या करा है, गाइड करा है, ठीक है। और ये सैटेलाइट हमारा चल पड़ा मिशन मंगल की तरफ, है ना, मंगलयान, ठीक है। चंद्रयान जो हमने भेजे थे वो इसी वेलोसिटी से भेजे थे और इसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 11.2 मीटर पर सेकेंड। यदि हम इसकी किलोमीटर पर सेकेंड में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर की ये हमारी क्या हो जाती है, डिस्टेंस होती है। अप्रोक्सीमेटली हम इसको कंसीडर करते हैं, दोनों ही चीजें, है ना।
ये वाली तो एकदम फिक्स वैल्यू है। इससे ऊपर यदि वेलोसिटी होगी तो देन हमारा सैटेलाइट क्या हो जाएगा, अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाएगा और कभी भी अर्थ पर वापस नहीं आएगा। ठीक है, यदि ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं 11.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए स्पेस में कि ये बाहर हो जाए, है ना, क्योंकि हमको इतनी स्पीड से लॉन्च करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि हम जो सरफेस से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये हमारी सरफेस, यहाँ पर हमारा रॉकेट, ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर लगा हुआ है सैटेलाइट, हमने रॉकेट से लॉन्च करा तो हम इतनी स्पीड में लॉन्च नहीं कर पाते, हम यहीं से रॉकेट को 11.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च नहीं कर पाते, हमको इसको ऑर्बिट में ले जाकर उतनी स्पीड में ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम सिर्फ 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही लॉन्च कर पाते, तभी जाकर ये इतने थ्रस्ट जनरेट करता है, ठीक है, और जाकर हमारी जीटीओ में चले जाता है। जीटीओ में मतलब इस ऑर्बिट में आ जाता है। इस ऑर्बिट में जीटीओ में लाने के लिए हमको 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए। ठीक है, जब हम टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब हम उसके अंदर और बताएंगे कितने टाइप की ऑर्बिट होती है, कैसे ऑर्बिट में हम चलेंगे और कैसे आगे का तरफ मोशन होगा। तो ये यहाँ से जाएगा 11.2 मीटर पर सेकंड अचीव करेगा। जीटीओ में जाने के बाद पहले जीटीओ तक कौन सी होगी, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको क्लियर होगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा था फोर्स। ठीक है, कौन सा वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में हमने जितनी वैल्यूज जाननी थी वो सब जान ली। ठीक है, अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है ना, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले एक और चीज बताता हूं, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली सीधा ऊपर फेंकते हैं, है ना, वर्टिकली सीधा हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचेगा, उसके पहले यहां पर होगा, है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हमने एक पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला है। ठीक है, अब क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां से वहां तक जैसे आपने थ्रो करा वैसे उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी, आपके हाथ में। आपके हाथ में जितनी स्पीड होगी उतनी स्पीड से ये जो पत्थर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। धीरे धीरे ऊपर जाते हुए इसका एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और सबसे टॉप लेवल पर यहां पर जैसे ही पहुंचेगा तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए क्या हो जाएगा, स्टेशनरी पोजीशन में आएगा। इट मींस जो फोर्स आपने ऊपर की तरफ अप्लाई करा प्लस जो फोर्स अर्थ नीचे की तरफ अप्लाई कर रही है, दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब इक्विलिब्रियम में एकदम स्टेशनरी पोजीशन में ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब जो आपका अप्लाइड फोर्स, जैसे मैंने मार्कर को फेंका, ठीक है, तो ये मार्कर जिस पोजीशन पर ये हाइट तक जा रहा है, तो ये कंडीशन क्या है, ये इसकी एक इक्विलिब्रियम। यदि हम इसको स्लो मोशन में देखें तो यहां पर आकर मार्कर एकदम माइक्रो सेकंड के लिए एकदम रुकता है और एकदम वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये पोजीशन में ये ऊपर जाने के बाद वापस नीचे, तो ऊपर जैसे हम फेंकते हैं तो क्या होता है, स्पीड कम होती जाती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, है ना। जब एक्सेलरेशन कम होता जाता है, जब हम उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जैसे ये ऑब्जेक्ट सबसे हाइट अचीव कर चुका होता है, देन सीधे बहुत तेजी से नीचे आता है, सीधे बहुत तेजी से नीचे, हर सेक्शन पे उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना। कौन सा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और एक स्पीड अचीव मास के अकॉर्डिंग एक स्पीड अचीव करने के बाद वो उससे ज्यादा स्पीड से नीचे नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि हमको उसका मास देखना पड़ेगा। ठीक है, यदि मास बहुत ज्यादा है तो बहुत तेजी से स्पीड से नीचे आएगा, क्योंकि इतना सारा मास अर्थ तेजी से नीचे खींचेगी, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से मास के ऊपर भी डिपेंडेंसी हो रही है, किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तेजी से नीचे आएगा, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हमको क्या देखना है, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, देन यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, प्लस यहाँ पर एक कुछ माइक्रो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, रेस्ट की कंडीशन आएगी। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू होती है। किसके लिए, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ठीक है, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है हम उसको यहां पर इतना कंसीडर करते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम किसकी तरफ, दूसरे फोर्स की तरफ, है ना, दूसरे फोर्स की तरफ चलते हैं, है ना, जो है हमारा क्या, जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। ये भी अनटच फोर्सेस का ही दूसरा पार्ट है। ठीक है, अगले फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगला फोर्स आ जाता है हमारा कौन सा, दूसरे टाइप की हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा दूसरे टाइप का फोर्स है, ठीक है, ये भी अनटच फोर्सेस के अंडर ही आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम पहला पार्ट क्या है, क्या बात करते हैं, मैग्नेटिक, इसके अंदर भी पहला पार्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा पार्ट आता है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो मैग्नेटिक कंडीशन क्या होती है, मैग्नेटिक कंडीशन होती है, हम इसको पूरा मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, तो आप एकदम टेंशन मत लेना कि यार थोड़ा सा ही बता दिया, ठीक है। मैग्नेटिज्म कंडीशन क्या होती है, जब चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, जब हम क्या करते हैं, कोई मैग्नेट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो हमारे पास चार्ज होते हैं उसको एक चार्ज फील्ड में रखो। मैग्नेट्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, या तो उसको एक चार्ज फील्ड में रखना पड़ेगा, या तो हमको उसको करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली इसके ऊपर एक दूसरे मैग्नेट से, है ना, दूसरा छोटा पावरफुल मैग्नेट होगा, है ना, उससे हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में रब करेंगे, इसको ऐसे घींचते चलेंगे तो उसके ऊपर ऐसे रगड़ते चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, चार्ज सेपरेट हो जाते, कुछ चार्ज खींच के इधर आ जाएंगे और कुछ चार्ज रिपेल होकर उसी डायरेक्शन में रह जाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन बन जाती है कि ये जो पार्ट है, ये जो टुकड़ा है मैग्नेट का, वो क्या हो जाएगा, है ना, ये जो है सेक्शन वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और इसके पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ही पार्टिकल सेपरेट हो गए तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, जिसके अंदर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। अब इसके आसपास होती है क्या, लाइन ऑफ फोर्सेस, है ना, जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इनको बोलते हैं हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है, और ये क्या है, इन हर लाइन पर क्या हो जाता है, अलग अलग फोर्स फील होता है। इसको हम पूरी तरीके से किसमें देखेंगे, मैग्नेटिज्म में देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला सेक्शन होगा, उसमें हम इसको ज्यादातर अच्छे से देखेंगे। अब देखो कंडीशन ये है कि जैसे ही अनटच फोर्सेस के बारे में बात करें, अनटच फोर्सेस के बारे में बात करें तो इनकी इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में क्या होती है, बढ़ती नहीं है, मतलब इनकी पावर नहीं बढ़ेगी। जैसे हम क्या बोले, इस मैग्नेट के ऊपर एक और मैग्नेट रख दिया, इस मैग्नेट के ऊपर एक और रख दिया, ऐसे हमने कितने मैग्नेट इकट्ठे कर लिए, 10 कर लिए। तो ऐसा नहीं है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत पावरफुल हो जाएगी और बढ़ती ही चलेगी, है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या हो जाएगी, यदि हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में रख दे, जैसे एक मैग्नेट यहां पर है, एक मैग्नेट यहां पर है, ये एन एस, ठीक है, एन और एस। अब कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा पावरफुल कहां होगी, इन दोनों के बीच में, यहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा फील होगी इन दोनों मैग्नेट के बीच में, है ना, यहां पर सबसे ज्यादा पावर होगी किन दोनों की, इन दोनों मैग्नेट्स की पावर सबसे ज्यादा इस वाले सेक्शन में फील होगी। लेकिन यदि हम यहीं पर मैग्नेट रख देंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसकी फील्ड बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन फील्ड्स को कंटिन्यूअसली बनाना पड़ेगा। इधर एक और मैग्नेट रख दो, है ना, इधर एक और मैग्नेट रख दिया, तो ये वाली फील्ड क्या हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी यहाँ पर। तो ऐसी पावरफुल फील्ड जितनी मैग्नेट की पावर होगी उतने हिसाब से ये सेक्शन हमारे डेवलप होंगे, ठीक है। अब क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स तो आपने देख लिया, इसको हम पूरे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ में हम क्या पढ़ेंगे, इसी का सेक्शन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इसी के साथ का कौन सा सेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाता है, ठीक है, द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब दो पॉइंट चार्जेस है, एक पॉइंट चार्ज है हमारा प्लस और दूसरा पॉइंट चार्ज है हमारा माइनस, ठीक है। उसके अलावा भी हो सकते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये पॉइंट चार्जेस हो गए। अब इन पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स फील होंगे, इन पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स फील होंगे, तो इनमें इनके बीच में फोर्स फील होगा कैसा, अट्रैक्शन का। लेकिन ये पॉइंट चार्जेस कैसे है, स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी कंडीशन में, ये मूविंग कंडीशन में नहीं है ना। जब स्टेशनरी कंडीशन में होंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी की कंडीशन में क्या हो जाएंगे, स्टेशनरी पोजीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जैसे ये दोनों फोर्सेस कैसे है, पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों फोर्सेस कैसे हो गए हमारे बीच के, ये दोनों फोर्सेस हो गए। अब ये दोनों फोर्सेस क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वैसे ये दोनों भी नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाता है, जब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, स्टेशनरी कंडीशन में होते हैं, तो हम इसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस,
ठीक है, देखो यहाँ पर अट्रैक्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यहाँ सॉरी यहाँ रिपल्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यहाँ पर रिपल्शन का है, यहाँ पर अट्रैक्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक है। लेकिन अब हम बात करें कि जब चार्ज मूव होने लगते हैं पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, हम क्या बात करें कि ये चार्जेस मूव होने लगेंगे, है ना, सब जगह पर नेगेटिव चार्जेस है ना, ये मोशन करना स्टार्ट कर देते। कोई सा भी चार्ज हो सकता है जो मोशन करता है, जैसे हम कॉइल में देखते हैं, हम एक कॉइल को मोशन करते हैं मैग्नेट के बीच में, है ना। आपने ये सेक्शन देखा होगा, जो हम इलेक्ट्रिक मोटर होती है, मोटर के अंदर हमारा ये क्रैंक शाफ्ट होती है, यहाँ पर कॉइल लगी, इस पर कॉइल लगी रहती है, ठीक है, कॉइल वाला सेक्शन होता है। देन यहाँ पर क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स के बीच में ये वाला सेक्शन मैग्नेट, इन मैग्नेट्स के बीच में यदि हम क्या करें, कॉइल को रोटेट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चार्ज जनरेट होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और यही तो हमारा क्या है, जनरेटर है। तो जनरेटर भी इसी बेस पर काम करता है। तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में और बहुत अच्छे से देखेंगे, हर छोटे सेक्शन को हम वहां पर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो इसके अंदर क्या आ जाता है, एक मैग्नेटिक फोर्स तो हमने देख ही लिया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स तो होता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन किसकी हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गई जब दोनों चार्जेस क्या है, स्टेशनरी। देन यदि स्टेशनरी नहीं है तो चार्ज किस टाइप के होंगे, मूविंग होंगे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज में चार्ज मूविंग कंडीशन में होते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए दूसरा टाइप का। अब अपन तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं, जो हमारा है तीसरा सेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक फोर्सेस। तीसरा हो जाएगा एटॉमिक फोर्सेस। नेक्स्ट है एटॉमिक फोर्सेस, ठीक है। एटॉमिक फोर्सेस फिर से दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेस, है ना, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्सेस और वीक एटॉमिक फोर्सेस, ठीक है। अब एटॉमिक फोर्सेस क्या हो जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। अभी किस कंडीशन में होते हैं, ये अट्रैक्शन भी होते हैं, अट्रैक्शन भी होगा, एक एटम के बीच में और दूसरे एटम के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, रिपल्शन भी होगा, है ना, क्योंकि दो एटम्स अलग अलग टाइप के हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन यहाँ पर हमारी हो सकती है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस क्या हो जाते हैं, हमारे अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन से प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, न्यूट्रॉन्स टू न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकते हैं, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है। तो ये फोर्सेस होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन वाले फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं, इनको किस में मेजर किया जाता है, फर्मी में मेजर किया जाता है। इनके बीच की डिस्टेंस भी हम मेजर करते हैं, ठीक है, प्लस इनके फोर्सेस के लेवल को भी हम क्या बोलते हैं, फर्मी में हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक फर्मी, इनके बीच की डिस्टेंस, देखो हमने अभी देखा कि फोर्सेस जो है वो किसके ऊपर, डिस्टेंस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस पर डिपेंड करेंगे। तो वन फर्मी की यदि हम बात करें तो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, है ना। वन फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी किसकी, 10⁻⁻15 फर्मी जो डिस्टेंस है, और इनके बीच के डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमने बोला सबसे पहले फोर्सेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्सेस इट मींस जो मेटल्स, है ना, मेटल्स के बीच में लगते हैं, मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, है ना, जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्सेस। दूसरा जो हम केमिस्ट्री में देखने वाले, ठीक है, वीक एटॉमिक फोर्सेस। वीक एटॉमिक फोर्सेस मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस जो होते हैं, हम उसको क्या बोल देते हैं, वीक एटॉमिक फोर्सेस। अब इसमें कंडीशन होती है कि जो एटम है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीच का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला सेक्शन, देन इसके आसपास पूरी ऑर्बिट्स हो जाएगी, ठीक है। अब कंडीशन ये होती है कि इसकी आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है। इसकी आखिरी ऑर्बिट जो होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मास वाले होते हैं, तो इनकी आखिरी ऑर्बिट क्या हो जाएगी, बहुत दूर होती है, जिससे अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अब कंडीशन ये होती है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं और न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में बाहर हो जाते हैं। तो न्यूट्रॉन के फॉर्म में बाहर हो जाने से हम इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन,
इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें रेडिएशन किस कारण से होता है, क्योंकि उनके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट होते रहते हैं कंटिन्यूअसली और उसमें डीके होता रहता है, और क्या हो जाते हैं, वो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और न्यूट्रॉन्स जब बाहर निकलते हैं तेजी से, ठीक है, ये बीटा पार्टिकल भी होते हैं, हम बीटा पार्टिकल के फॉर्म में भी इसको जानते हैं, बीटा पार्टिकल के फॉर्म में या फिर न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में वो सीधे बाहर निकल जाते हैं। इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करके, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, मेरे सामने यूरेनियम का पीस है तो वो मेरी बॉडी में से पेनिट्रेट होकर पीछे निकल जाएगा। जैसे रेडियो एक्टिव रेडिएशन की हम बात करें, दूसरा रेडिएशन हो गया तो एक्सरेज। आप एक्सरे करवाने जाते तो आपका एक प्लेट के ऊपर ऐसा हाथ रखवाया जाता है, और जैसे ही वो रेडिएशन आती है तो आपके हड्डियों का ढांचा पीछे की तरफ स्क्रीन पर बन जाता है ना। तो वो क्या करता है, प्रिंट निकाल के दे देते हैं, उसमें आपको क्रैक पता चलता है कि हड्डियों का सेक्शन पता चलता है, कहां से वीक है, कहां पर एकदम स्ट्रांग है। तो वो ही क्या बता देता है, आपका रेडिएशन बता देता है। तो ये किसके कारण होता है, बीटा पार्टिकल्स के कारण होते हैं, है ना। अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स होते हैं। कुछ जो हमारे सन से आने वाले रेडिएशन है उसमें गामा पार्टिकल्स होते हैं, देन यहाँ पर बीटा पार्टिकल होते हैं जो बहुत फास्ट मूविंग होते हैं और हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करके पार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्सेस और वीक एटॉमिक फोर्स। मेटल्स के बीच में जो लगेंगे वो स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्सेस होंगे, और जो अदर के सेक्शन के बीच में लगेंगे क्या हो जाएगा, जो रेडियो एक्टिव के बीच में लग रहे हैं वो वीक एटॉमिक फोर्सेस होते हैं। जितने मेटल का एग्जांपल इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको एकदम पता होती है चीज, जैसे ये मेटेलिक पेन है, ठीक है, तो ये इसके पार्टिकल में इसके अलग नहीं कर सकता हूं, या फिर ऐसा नहीं कि पेन को रख दिया तो पेन खत्म ही हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, है ना, इवोपरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही मेटल हो गया, नॉन मेटल्स हो गए, है ना, मेटल हो गया, नॉन मेटल्स हो गए। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके वीक फोर्सेस होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे फोर्सेस में एक और बचा हुआ है जो हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। मोशन से रिलेटेड एक और फोर्स बचा हुआ है, फोर्स का ये आखिरी भाग है ना, और ये फोर्स खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, फोर्स का ये आखिरी सेक्शन रहेगा, फिर हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, हम दो फोर्सेस की बात करते हैं, इसको हम यहां बात कर लेते हैं। ठीक है, फोर्सेस में क्योंकि हमको सर्कल से रिलेटेड ही बात करनी है इसलिए हम सर्कल्स पे ही आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, किसके अराउंड, एक पर्टिकुलर सेंटर के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ए है ना, इधर की तरफ हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बी है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो सबसे पहला फोर्स किस तरफ लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, जो रियल फोर्स होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए सबसे पहला रिक्वायर्ड फोर्स होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। ठीक है, तभी ये ऑब्जेक्ट मोशन कर सकेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन करेगा। लेकिन यदि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीधा सेंटर की तरफ आकर गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी सेक्शन ये होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक इमेजिनरी आउटर फोर्स लगता है। एक इमेजिनरी आउटर फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक आउटर फोर्स है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक टाइप का इमेजिनरी फोर्स होता है जो बाहर की तरफ आपको फील होता है। अब ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अब कंडीशन किसकी आ गई, इक्विलिब्रियम की, क्योंकि यहां पर भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अवे फ्रॉम द सेंटर लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। देन अब ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, इक्विलिब्रियम में कंटिन्यूअसली मोशन करेगा अपने पाथ पर। अब इन फोर्सेस के एक्सीड हो जाने से कंडीशन क्या बनेगी, यदि सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इंक्रीज कर दे, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ क्या होगा, टुवर्ड सेंटर आकर गिर जाएगा, सीधे सेंटर की तरफ आकर अंदर की तरफ गिर जाएगा। लेकिन यदि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर दे तो देन ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इस पाथ से क्या हो जाएगा, बाहर ही हो जाएगा, इस पाथ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हम टच फोर्स अनटच फोर्स दोनों की बात कर रहे हैं। जैसे हमने एक पत्थर को बांधा, एक रस्सी से पत्थर को बांधा, हम उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, अब आपने धीमा घुमाया तो पत्थर ऐसा ऊपर जाएगा और अचानक से अंदर की तरफ गिर जाएगा, जो आपके हाथ पे टकराएगा। लेकिन आप बहुत तेजी से पत्थर को घुमाते हैं तो क्या होगा, एक समय पर रस्सी टूट जाएगी।
वो जो रस्सी बंधी हुई है वही अपना क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, देन एक्सीड हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और पत्थर टूटकर बाहर निकल जाएगा। एक कंडीशन हो रही है जाने कि जैसे सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये एक रस्सी से बंधा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, रस्सी से बंधा हुआ है और इस पोजीशन पर है। इस पोजीशन में कंडीशन क्या होगी, रस्सी टूट जाती है, जैसे ही रस्सी टूट जाती है तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट निकल जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐसा बाहर हो जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट यहीं पर गिर जाएगा नीचे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि हम फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी पॉइंट से टेंजेंट पास आउट करते हैं। हमने एक टेंजेंट निकाली है ना, तो हर पॉइंट पर आपको डायरेक्शन पता चल रही है ना। यदि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है, इधर की तरफ मोशन कर रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, देन फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए रस्सी जब यहां टूटेगी तो ये ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट मोशन करेगा और बाहर निकल जाएगा, स्ट्रेट मोशन करता हुआ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये इसके पाथ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च करने की हमने बात करी थी, तो यहीं पर हमने क्या करा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या कर दी, अचानक से एक्सीड कर दी। जैसे ही मोशन में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू एक्सीड करते हैं और ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, अपना पाथ क्या हो जाएगा, छोड़ देगा, और जैसे ही पाथ छोड़ देगा वैसे ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या था, हमारा जो सेक्शन था वो था सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर में ले जाकर पीट देने वाला फोर्स, ऐसा याद रखे, सेंटर में ले जाकर पीट देने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अपोजिट फोर्सेस होता है। रियल फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, रियल फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसके अगेंस्ट में जो फोर्स अप्लाई होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो एक इमेजिनरी फोर्स होता है, ठीक है, जो क्या होता है, एक टाइप का इमेजिनरी फोर्स होता है, ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, है ना, यदि हम छोटे एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एक गाड़ी अचानक से टर्न लेती है ना, एक गाड़ी अचानक से टर्न लेती है तो क्या होता है कि बस में बैठे हुए जितने भी पैसेंजर होते हैं राइट वर्ड ऐसे झुक जाते हैं। जैसे गाड़ी ने टर्न लिया लेफ्ट, है ना, तो हम पैसेंजर जो होते हैं वो इस तरफ झुक जाते हैं। यदि इस तरफ क्यों झुक जा रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ये बन रही है कि हमको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। चलिए अब हम आगे क्या एग्जांपल्स की बात करते हैं, जिसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल देख लेते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के सबसे पहले एग्जांपल की बात करेंगे तो हमने पहले ही बात कर ली कि ऐसा फोर्स जो टुवर्ड्स सेंटर लगता हो तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो सेंट्रीपिटल के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोई रोड है ना, कोई रोड है जहां पर एक सडन टर्न होता है ना, कोई रोड है जिसके ऊपर एकदम सडन से टर्न हो जाता है, ठीक है। तो टर्निंग कंडीशन में आपको एकदम सिंपल सी चीजें दिखाई देती है कि रोड जो होती है, जो बाहर की तरफ का रोड होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है। यदि हम लाइक एग्जांपल इसको ऐसे देखें, ये रोड ऐसा उठा हुआ रहता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जिससे कोई गाड़ी एकदम से टर्न ले तो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एकदम इजीली टर्न हो जाएगा, है ना। ये गाड़ी क्या हो जाएगी, यदि कोई व्हीकल होगा वो इस तरफ से होगा, इट मीन्स वो जो व्हीकल यहां से निकलेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, उसको अच्छे से टर्न लेने के लिए रहेगा। यदि हम इस सेक्शन को क्या करते हैं, फ्लैट कर दे, इस सेक्शन को हम क्या कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं। अब यहां पर यदि कोई गाड़ी टर्न लेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी। और यदि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू एक्सीड हो गई तो ये गाड़ी क्या हो जाएगी, यहां से टर्न तो नहीं लेगी लेकिन ये खेत में निकल जाएगी, ठीक है। इट मीन्स एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपने जैसे ही क्या करा, टर्न लिया और तेज स्पीड में टर्न लिया तो आपकी गाड़ी स्लिप हो जाती है, किस तरफ, बाहर की तरफ स्लिप हो जाती है टर्न पर, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल का था कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स को ओवरकम करने, सॉरी, इस चीज को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ओवरकम करने के लिए क्या करते थे, रोड को ऐसा इंक्लाइन बनाया जाता है। ये एग्जांपल्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में सबसे ज्यादा जल्दी क्यों हमारे लिए यूज होता है, क्योंकि ये टुवर्ड्स सेंटर यूज होता है। किस तरफ होता है, टुवर्ड्स सेंटर हमारा ये फोर्स अप्लाई होता है ना, सेंटर की तरफ होता है। इसके और भी एग्जांपल, बहुत सारी चीजें, आप एग्जांपल्स पर बेस्ड ज्यादा रहे। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं, है ना। सेंट्रीफ्यूगल्स वो फोर्स जो होता है वो अवे फ्रॉम दी सेंटर लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो हमने क्या करा, एक पत्थर को लिया,
एक पत्थर को लिया और एक सर्कुलर पाथ में घुमाने लगे रस्सी से बांधकर एक सर्कुलर पाथ में हम इसको मोशन करवा रहे हैं। अब हम पत्थर को घुमा रहे। अब क्या होता है कि यदि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई और आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू अचानक से इंक्रीज कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये रस्सी टूट जाएगी। ये रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और टूट के ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऐसा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में बाहर जाएगा ये याद रखना है आपको, है ना। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में बाहर जाएगा, वो सीधा बाहर नहीं चले जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर पाथ पर एक टेंजेंट बनाएंगे, है ना। इसको हम दूसरी जगह देखते हैं। देखो यहां पर बताता हूं हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। एक सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है। अब यहां से बांध कर हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। अब कंडीशन ये होती है, जैसे रोप यहां से ब्रेक होती है, जैसी रोप ब्रेक होगी तो हम यहां से यदि एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। किसी भी सर्कुलर मोशन में यदि हम एक सर्कल से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहां से भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, टेंजेंट ड्रॉ करी फोर्स का डायरेक्शन इधर था, टेंजेंट ड्रॉ करी फोर्स का डायरेक्शन इधर था। तो कंडीशन एकदम साफ है कि यदि रोप टूटेगी तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट पाथ में निकल जाएगा, वो ऐसा ऊपर की तरफ नहीं चले जाएगा। तो एक आध बार ऐसा पत्थर घुमा के देखना, ठीक है, और अचानक से रेजल से एकदम काट देना। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर इस लेवल पर पत्थर काटा तो वो आसमान में चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जब आप वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो वॉशिंग मशीन में भी क्या होते हैं, वो तेजी से पानी ऐसा घूमता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि जैसे घूमेगा तो क्या हो जाएगा, कपड़े जाकर यहाँ पर क्या होते हैं, वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे लाइन बनी रहती है ना, जिससे फ्रिक्शन होगा। यदि फ्रिक्शन होगा तो ये कपड़े उससे टकराएंगे और क्या होंगे, अपने आप ही वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में रब होंगे और क्या हो जाएगा, आपके कपड़े धुल जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी कपड़े क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे, ठीक है। अब धुले हुए कपड़ों को आप कहाँ डालेंगे, ड्रायर में डालेंगे। जैसे आपने ड्रायर में डाला तो ड्रायर में छोटे छोटे छेद वाला एक ड्रम होता है। जैसे आपने इसके अंदर कपड़े पटक दिए तो जैसे ही ये घूमना शुरू करेगा, घूमा तो क्या हो जाएंगे, कपड़े इसकी दीवार पर चिपक जाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। जैसे ही कपड़े दीवार पर चिपक गए तो कंडीशन क्या बन जाएगी, तेजी से घूमेगा और छोटे छोटे छेद जो इस ड्रम में है इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। तो किसी चीज को हमको क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए पानी को क्या करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा मक्खन बनाते हुए यदि घर पर देखा है तो एक मशीन लगी रहती है, ठीक है। वो एक मशीन रहती है जो इसको घुमाती है, ठीक है। ऐसा सेक्शन होता है उसके अंदर ऐसे टीथ लगे रहते हैं। ये तेजी से घूमेगी तो क्या हो जाएगा, ये तेज घूमेगी तो क्या करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करेगी और सेंट्रीफ्यूगल से क्या हो जाएगा, जो मलाई है उससे मक्खन बटर अलग हो जाएगा, ठीक है। इससे बटर अलग हो जाएगा और नीचे की तरफ जो पानी होगा वो जम जाएगा, तो मतलब बटर मिल्क बन जाएगा, मतलब हमारी छाछ बन जाएगी, ठीक है। और ये बटर ऊपर की तरफ आकर फ्लोट करने लगेगा। आप इसको बटर को अलग कर लेंगे तो मलाई से बटर बन जाएगा, देन बटर से हम क्या बना लेंगे, घी बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। उसके अलावा जैसे ही क्या होता है कि आप बस में जा रहे हैं, बस में जाते जाते ये होता है कि अचानक से बस राइट वर्ड टर्न लेती है। कौन सा डायरेक्शन, राइट वर्ड टर्न जैसी लेगी तो आप लेफ्ट साइड ऐसा लीन हो जाते है ना, लेफ्ट साइड ऐसे लीन हो जाते। क्यों, क्योंकि आप जब गाड़ी के साथ में राइट वर्ड टर्न लेते हैं तो लेफ्ट वर्ड आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ खींचता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की तरफ खींचता है। उसको ओवरकम करने के लिए आप किस तरफ झुकते हैं, राइट में ही झुकते हैं। जैसे एक बाइक वाला, ठीक है, एक बाइक वाला सीधे एकदम स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है, ठीक है। अचानक से जब वो टर्न लेता है तो क्या करेगा, अपनी बाइक को थोड़ा सा ऐसा झुका लेगा, ये उसका हैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोई पर्सन बैठा हुआ है तो थोड़ा सा बाइक को राइट वर्ड झुका लेता है। जब वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेगा तो क्या हो जाएगा, बाइक को राइट वर्ड झुका लेगा। लेफ्ट वर्ड टर्न लेगा तो वो बाइक को लेफ्ट साइड झुका लेगा, ठीक है। बाइक किस तरफ झुक जाएगी, लेफ्ट साइड उसकी बाइक झुक जाएगी, है ना। तो ये ध्यान रखें, जिस तरफ आप बाइक टर्न करते हैं उसी तरफ आपको झुकना है, नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी। और यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू एक्सीड हो गई तो आप क्या हो जाएंगे, इस तरफ या तो इस तरफ गिर जाएंगे, है ना। तो ये हो जाते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल वाले फोर्स के एग्जाम्पल पर सबसे बड़ा बेस बनता है यहाँ से फोर्स का भी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
ठीक है। इन सबका बेस जो बनता है वो यही एग्जाम्पल से ही बनता है। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मैकेनिक्स में शुरू से बोला हूं मैं कि एग्जाम्पल 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 प्लस एग्जाम्पल मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस देखते चले आपको एग्जाम्पल उसमें मिलते चलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ तक का सेक्शन। ठीक, अगले वाले सेक्शन में हम देखने वाले वर्क, एनर्जी, पावर, इक्वेशन ऑफ मोशन तो हो चुका हमारा टाइप, वो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन और फोर्सेस के लॉ हम देखेंगे यहाँ पर, फोर्स तो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, न्यूटन्स के लॉ देखेंगे, देन वर्क, एनर्जी एंड पावर, देन हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है अंकित बिंजवा, बने रहिए हमारे साथ साइंस के लेक्चर पर। जय श्री महाकाल, जय रंजीत, नमस्कार।